नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में अपोजिशन पार्टी के डिफरेंट लीडर आए। उन्होंने अपना डिफरेंट भाषण दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भगवंत मान की, जिसने कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण दिया है मोदी के खिलाफ। ठीक है, इससे ये सारे जितने भी नेता हैं सब ने मिलकर एकजुट होकर मोदी की तानाशाही के खिलाफ भाषण दिया। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से भगवंत मान ने अपना भाषण दिया और मोदी को एक तानाशाह बताया। इस भाषण में आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आरजेडी के उप मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के क्या नाम है उनका, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, शरद यादव और भी भिन्न नेता कल रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हुए। उन्होंने एक अपोजिशन की शक्ति दिखाई और जनता को बताया कि आप लोग देख लीजिए, ये एक तानाशाही सरकार है और अगर अभी भी इसे नहीं रोका गया तो ये तानाशाही सरकार आगे जाकर बहुत ही नुकसान पहुंचाएगी। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले भगवंत मान का ये वीडियो सुनिए। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। आरजेडी के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव का भी आप ये भाषण सुन लीजिए। उन्होंने क्या बोला है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में ये बोला कि मोदी बहुत ही बड़ा तानाशाह है और आप राहुल गांधी की इस भाषण को सुन सकते हैं। वो किस तरह से मोदी के बारे में बता रहे हैं। आप लोग सुन लीजिए, अच्छी तरह से देखिए राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। जुड़ेगा भारत, और जोर से मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। इसलिए इस रामलीला मैदान में जितने देश के बेटे बेटियां आए हैं, जितने देशभक्त आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये करो या मरो का वक्त है। अगला 2 महीना अपने नौकरी से छुट्टी लो, अपने काम से छुट्टी लो। 2 महीने लोकतांत्रिक आंदोलन का समय है, 2 महीना क्रांति का समय है।
ये देश में लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला। याद करो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद करो। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की वाइफ सुनीता केजरीवाल का भाषण आप लोग सुन सकते हैं। उनका ये भाषण सुन लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं मोदी के बारे में। तात्या टोपे को, अजीमुल्ला खां को याद करो, बहादुर शाह जफर को याद करो, बेगम हजरत रानी लक्ष्मीबाई को याद करो, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करो, महात्मा गांधी, अंबेडकर, फूले को, जिनकी कुर्बानी के दम पर यह देश आज। कई लोग पूछते हैं कि आखिर ये विपक्ष के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार करते हो, क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? देश जानता है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, साउथ लॉबी का, जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उस शरद रेड्डी से ये भाजपाइयों ने 60 करोड़ रुपया लिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री से, इस 60 करोड़ रुपए का हिसाब कब दोगे? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, अरे तुमने मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया, इस शरद रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? अभी कल हमने देखा एनडीए में राघव मुंगटा के पिता को कैंडिडेट बना दिया। सारे बेईमानों को चुन चुन करके जिस पर आरोप लगाते थे उनको गिरफ्तार कर लिए, और उसके बाद तुमने पैसा ले लेकर के जमानत दिलवा दी, और आज पूछते हो कि कौन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है, और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं, और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा, याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव
हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भाषण दिया मोदी के खिलाफ और उन्होंने ये बोला है कि मोदी एक बहुत ही बड़ा तानाशाह है और देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। उस खतरे को हम लोगों को मिल के टालना है। तो ये आप भाषण सुन सकते हैं मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी ये बयान आप लोग सुन लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे। हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ। अब की बार भाजपा तड़ी पार,
अब की बार भाजपा तड़ी पार, और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है। आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की वाइफ सुनीता केजरीवाल का भाषण आप लोग सुन सकते हैं। उनका ये भाषण सुन लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं मोदी के बारे में। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे बीच में धीरे धीरे सभी प्रमुख नेता आ रहे हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस तानाशाही का लोग पूछ रहे हैं, इस तानाशाही का समाधान क्या है? आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तानाशाही का एक ही समाधान है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओ। अपने अपने इस्राएली के बाद घरों में जाना, पूरे देश में जाना, अपने अपने घरों में जाकर के एक रजिस्टर खरीद लेना, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की लिस्ट बनाना शुरू करो और सबको इस बात के लिए तैयार करो। इस बार ऐतिहासिक मतदान करवाएंगे, तानाशाही को हरवाएंगे और इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है लोकतंत्र, उसको हम बचाएंगे। भारत को कैसा शासन चाहिए? कुछ लोग थे जो कहते थे कि अमेरिका के तर्ज पर भारत को भी राष्ट्रपति शासन चाहिए, राष्ट्रपति शासित प्रणाली चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान को संसदीय लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता के ऊपर जनता की कम से कम थोड़ा नियंत्रण रहता है, जनता की थोड़ी निगरानी रहती है। आज वो नियंत्रण, वो निगरानी उन तमाम संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जब मोदी सरकार ये चाहती है कि देश की पूरी राजनीतिक सत्ता उस सरकार के पास हो, मोदी जी और अमित शाह के हाथ में हो, देश की पूरी संपत्ति वो अदानी और अंबानी के पास हो, तो सत्ता का और संपत्ति का ये जो केंद्रीकरण है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। और इसीलिए वो डिमोनेटाइजेशन से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड तक चरम भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में अब तक जितना भ्रष्टाचार हम लोगों ने देखा है, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और इसीलिए इस बार की निर्णायक लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को थोपने की साजिश के खिलाफ देश की निर्णायक लड़ाई है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का भाषण सुनिए। उन्होंने भी मोदी के बारे में क्या बोला है और उनकी क्या राय है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी,
झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जोहार। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग, जब आवाज उठाते हैं, तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी अडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी अडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन और उनकी सहयोगी घोष, उनका भी भाषण आप लोग सुन लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं।
2024 के इलेक्शन के बारे में कि ये इलेक्शन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। उनका भी आप लोग ये भाषण सुन लीजिए। Friends, after the tragedy of Pulwama, former Governor Satyapal Malik, not me, not any party from here, former Governor Satyapal Malik has publicly said that Narendra Modi did not even want to know the truth to come out. The truth about 40 of our brave Jawans who sacrificed their lives. What did Narendra Modi want to hide? Why did Narendra Modi do cheap politics when our Jawans sacrificed their lives? Desperately seeking votes was Modi. We want the truth to come out to honor our brave Jawans. मैं आपको एक चौंकने वाला आंकड़ा सुना दूं। देश की 70% आमदनी केवल 10% लोगों के हाथ में है। 50% लोगों के पास सिर्फ 3% आमदनी है। ये है एक भयंकर असमानता। तो सारे कीमतें बढ़ रहे हैं। दूध का दाम 61% बढ़ा, टमाटर का दाम 115% बढ़ा, तूर दाल का दाम 120% बढ़ा। मोदी की गारंटी 0 वारंटी है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस और इंडिया के अलायंस की तरफ से कि मोदी जी हमारे साथ आकर के खुली बहस करें, सार्वजनिक तौर पे बहस करें। तो दोस्तों, ये भाषण था भिन्न भिन्न नेताओं का। सारे नेता अपने अपना पक्ष रख रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन कैसा होने वाला और इलेक्शन के बाद के नतीजे जो होंगे वो कितने क्या घातक हो सकते हैं अगर बीजेपी सत्ता में आती है। क्योंकि बीजेपी ने उन नेताओं के हिसाब से केजरीवाल को अंदर करा दिया, जेल में अंदर कैद करा दिया, अरेस्ट करवा दिया, हेमंत सोरेन को अंदर करा दिया, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को अपना बिल्कुल ही समझ लीजिए कि अपने अंडर में, बीजेपी सरकार के अंडर में, और उनका दुरुपयोग कर रही है। तो आप इस तरह से ये लगा सकते हो कि आने वाला अगर मोदी जी दोबारा से आते हैं तो मैं उन नेताओं की तरफ से बोल रहा हूँ, तरफ से नहीं, मैं जैसा कि वो नेता बोल रहे हैं उनका मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन होगा, रिजल्ट होगा, वो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो आप लोग सुन लीजिए और आप अपनी राय, आपकी क्या राय है कमेंट में आप लिखिए अपनी राय। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। हाँ प्लीज़, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर मेरा वीडियो कुछ अच्छा लगा या अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को कमेंट सजेशन लिखिए, मैं आपके वीडियो सजेशन को प्लीज़ कंसीडर करूँगा। और तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन 19 तारीख से रिज़ल्ट वोटिंग शुरू होने वाली है। तो आप अपना वोट जो है सोच समझ के दीजिए किसको देना है। तो आप लोग समझदार है, जनता जनार्दन समझदार है। लास्ट में यही बोलूँगा, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं और ना ही मैं किसी पार्टी के विपक्ष में हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ। जो मुझे एक आम नागरिक के तौर पे मुझे अच्छा लगा, जो मेरा फ़र्ज़ है, मैं एक इंडिया का एक आम नागरिक के तौर पे जो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे जो भी न्यूज़ है उनको आप लोगों के सामने लाना मेरा फ़र्ज़ है, इन डेप्थ एनालिसिस करके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।